संसद की पटल पे रखा है। आइए इस सेशन में बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की नज़र से इस बजट में क्या खास रहा। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश गांधी, पार्टनर डेलॉयट इंडिया से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार कॉर्पोरेट टैक्स से शुरू करूंगा, क्या खास रहा आज यूनियन बजट में? जी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो एक ये अच्छी बात है कि बजट में कोई खास चेंजेस नहीं किए गए हैं इनकम टैक्स लॉ में। जो हमने देखा है कि पिछले बहुत सारे सालों में हर साल बजट में इनकम टैक्स एक्ट में काफी सारे चेंजेस किए जाते हैं, जो टैक्स पेयर और इन्वेस्टर्स के लिए उनको फिर से सोचना पड़ता है कि अभी इसको हम हमारे ट्रांजैक्शन कैसे करें या उनके बिजनेस या व्यापार पे उसका असर होता है। तो आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे चेंजेस इस बार बजट में किए गए नहीं है, जो एक अच्छी बात है। और पहले तो मैं जो इसके पॉजिटिव है इसकी बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स में 15% से 19% का की बढ़ोतरी हुई है टैक्स कलेक्शन में, जिससे गवर्नमेंट को बहुत सारा रूम मिला है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और आपने देखा कि खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इन्वेस्टमेंट्स है उसमें गवर्नमेंट ने इस बार सरकार ने बहुत जोर दिया है, तो वो टैक्स कलेक्शन जो काफी अच्छे रहे हैं उसका एक नतीजा है। इसमें कुछ पॉजिटिव बातें ये है कि जैसे स्टार्टअप्स है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन्हें जो टैक्स इंसेंटिव दिया गया है उसे एक एक साल से बढ़ाया गया है। ये एक तरह से अच्छा भी है और नहीं भी, क्योंकि इन कंपनियों को थोड़ा लंबे समय चाहिए होता है प्लानिंग करने के लिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उन्हें लंबे समय चाहिए होता है प्लानिंग के लिए, जो अगर आप एक साल से उसको बढ़ा रहे हैं तो उन्हें इतना समय नहीं मिलेगा कि वो अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग न्यू यूनिट डालने के लिए कर सकें। बट ये एक अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो लाभ परियोजना है जैसे पीएलआई स्कीम्स हैं, जी। सरकार ने भी हाल ही में अनाउंस किए हैं, तो उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। और ये जो 15% रेट है जिसको एक्सटेंड किया है 2024 तक, जी। ये उनके लिए अच्छा है। दूसरी इसमें अच्छी बात यह है कि मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल गेन्स का जो सरचार्ज है लॉन्ग टर्म गेन्स का, वो 15% है। जो आप अगर लिस्टेड इन्वेस्टमेंट करते हैं बीएससी एनएससी पे या म्यूचुअल फंड्स पे, उस पे 15% है। बाकी बहुत सारे आपके इन्वेस्टमेंट्स पे 37% सरचार्ज है। तो वो घटाकर 15% कर दिया है सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए। ये खास करके जो इन्वेस्टर या निवेशक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं या बॉन्ड्स में या मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट ये करते हैं उसके लिए ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि उनका जो टैक्स की दर है वो कम हो जाएगी इससे। तो यानी ये आप ये कह दूसरे। रहे हैं कि लिस्टेड के लिए तो पहले ही कम था, अनलिस्टेड के लिए एलटीसीजी का जी सरचार्ज 37 से घटाकर 15% कर दिया गया है। जी 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 जी। जी। तो और जो आपने बताया राजेश जी कि टैक्स कलेक्शन में, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 15 से 19% की बढ़ोतरी हुई है, इसका क्या कारण मानते हैं? क्या टैक्स पेयर का नेट बढ़ा है? मेरे ख्याल से इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो जो हमारी गवर्नमेंट की जो कितनी सारी योजनाएं हैं टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और जो टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, उनमें उन्हें सफलता मिली है। और दूसरा ये है कि आप जैसे एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में देखें, जो फॉर्मल जैसे व्हाइट कॉलर बोलते हैं, उसमें हर साल कोविड और उसके पहले उनकी जो तनख्वाह है या सैलरीज है उसमें बढ़ोतरी होती है 10 से 15%। तो वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है उसमें। और सर्विसेज सेक्टर में जो क्षेत्र है वहाँ पे गवर्नमेंट ने एसईजेड का बेनिफिट हटा दिया है, तो उससे टैक्स कलेक्शंस की बढ़ोतरी हुई है। और फाइनली जो हमारे स्टॉक मार्केट का जो आपने देखा है लास्ट 2-3 वर्षों से जो बूस्ट मिला है, जी। उसके कारण भी गवर्नमेंट को या सरकार को कैपिटल गेन्स में काफी बढ़ोतरी मिली है, कैपिटल पर गेन्स। उस जो स्टॉक मार्केट में बूस्ट मिला है उसके चलते आज एक अपेक्षा ये थी बजट से कि शायद एसटीटी हटा लिया जाए, क्योंकि अब तो जी एलटीसीजी भी है। तो वो एक निराशा है थोड़ी कि एसटीटी भी है, एलटीसीजी भी है। जी जी, जरूर जरूर, वो एक जरूर निराशा है, क्योंकि जब एसटीडी को इंट्रोड्यूस किया था तो उसका उस समय यही उसकी
उसका उद्देश्य था कि कैपिटल गेन्स का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो एसटीडी को इंट्रोड्यूस किया था। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को इंट्रोड्यूस किया बाद में, पर एसटीडी को हटाया नहीं था। ये एक मांग थी निवेशकों की, और इस पे कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। और राजेश जी, जिस तरह हमने देखा 2020 में एक नया इनकम टैक्स स्लैब रजीम भी आया था, लेकिन वो कितना लोकप्रिय हो पाया है? आप कैसे देखते हैं कि जनता को एग्जेम्पशन डिडक्शन चाहिए, तो वो जो पहले एक ओल्ड रजीम थी वो उसी को लाइक करती है, या नई टैक्स रजीम को भी लोकप्रियता मिल रही है? मेरे ख्याल से उसमें काफी सैलरी टैक्स पेयर्स ने ऑप्ट किया है न्यू इनकम टैक्स रजीम को। ओके। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि अगर आप जो उसका बेनिफिट आप देखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है पुराने और नए रजीम में। तो इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत उसमें बेनिफिट है। नए रजीम ने तो बहुत सारे सैलरी टैक्स पेयर्स ने न्यू रजीम को ऑप्ट किया है, पर इस आपको बेनिफिट उम्मीद को ज्यादा कर सकते थे, बट जो नहीं किया हाँ, गया। आपको उम्मीद थी कि जो नया टैक्स रजीम था उसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन या एचआरए कुछ इंक्लूड कर देते तो बेहतर रहता? नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि खास करके जब टैक्स का कलेक्शन इस साल अच्छा था, और कोविड में बहुत सारे मध्यम वर्गीय लोग हैं या जो दूसरे सेक्टर हैं, जिन्हें बहुत सारे जैसे टूरिज्म सेक्टर वगैरह में लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, तो हाँ ये जी। उम्मीद थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाएगा जी। और हाउस एचआरए वगैरह के लिए जो रिलीफ दिया जाएगा, वो शायद सरकार ने नहीं दिया, वो थोड़ी नाउम्मीद है उसमें। तो मान लीजिए कोई नौकरी पेशा एक कार्यक्रम देख रहा है, उसकी महीने की आय 50,000 रुपए है, साल के 6 लाख कमाता है, जो वो अभी टैक्स दे रहा है इस वित्त वर्ष, अगले वित्त वर्ष भी मोटा तौर पे वो उतना ही देगा, कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है उसके लिए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, उस पर फेरबदल नहीं है। और ये उम्मीद थी कि अगर आप उसको, या तो आप उसका बेसिक जो स्लैब है उसको बढ़ाते हैं, या आप उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाते हैं, तो एक तरह से आपको कहीं ना कहीं कंजम्पशन में भी उसका फायदा मिल सकता था। जो कि जैसे महंगाई बढ़ गई है, स्टील प्राइस, सीमेंट प्राइस की वजह से, तो वो जी। एक बेनिफिट मिल सकता था, पर शायद उस पर गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट जी। नहीं दिया। तो इंडिविजुअल के लिए तो पर्सनल टैक्स स्लैब में कोई फेरबदल नहीं, ज्यों का त्यों है। इस समय कॉर्पोरेट टैक्स कितना है रेट? कॉर्पोरेट टैक्स आपका एक तो जो कंपनियां है वो 25% रेट और सरचार्ज मिला के 28% रेट को ऑप्ट कर सकती हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लिए 15% रेट है। और ये अवधि बढ़ाई गई है फिर, ये जो लोअर 15% रेट था? नहीं, इनफैक्ट ये जो 15% रेट है, इसका जो फायदा है वो एक साल और बढ़ाया गया है। तो अच्छा। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उद्योग हैं, उन्हें 2023 तक अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना था, इसको बढ़ाकर 2024 किया गया। ये एक वेलकम स्टेप है। एक वेलकम स्टेप है, पर मेरे मेरे हिसाब से इसे शायद 2025 या 26 करना चाहिए था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको काफी सारा प्लानिंग लगता है। आपकी लैंड है, फैक्ट्री है, तो इसमें थोड़ा लंबा समय चाहिए होता है प्लानिंग के लिए। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स की लिमिट भी वो बता रहे रिड्यूस करके रेट 15% हो गया है। जी जी जी, उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर को फायदा दिया गया है, जो उनके सरचार्ज है उसे रिड्यूस किया गया है इनकम के ऊपर, जो घटाकर 15% किया है गवर्नमेंट ने। तो ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स के अलावा आप कैसे आकलन करेंगे आज जो बजट आया है? आपके हिसाब से टॉप 3 पॉइंट्स क्या रहेंगे आज के इस बजट के? जी मेरे ख्याल से टॉप मेरे दो तीन पॉइंट तो ये है कि एक तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है इनकम टैक्स रूल्स में, और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स वगैरह, इनको बूस्ट करने के लिए थोड़ा बेनिफिट दिया गया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो गिफ्ट सिटी है, और जिसमें गवर्नमेंट का खासी ध्यान रहा है उसको बूस्ट करने के लिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ कुछ फायदे दिए हैं। जैसे कि अगर कोई बैंक है जो गिफ्ट सिटी में अपना सेटअप करते हैं, और वहां से वो पी नोट्स वगैरह इश्यू करते हैं, तो उन्हें टैक्स में पूरी छूट दी गई है। जो कि अगर आप आज देखें तो मॉरिशस, सिंगापुर में ये सारे पी नोट्स वगैरह वहां से इशू होते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने, सरकार ने गिफ्ट सिटी में इसे प्रोत्साहन देने के लिए किया है। तो और ये बैंक्स इंडियन बैंक्स हैं या ये फॉरेन बैंक्स भी हो सकते हैं? ये इंडियन या फॉरेन बैंक्स दोनों हो सकती है, जो गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच शुरू करती है और वहां से ये पी नोट इशू करती है, इन्हें ये टैक्स बेनिफिट दिया गया है। जी, आपको लगता है कि गिफ्ट सिटी आईएफएससी सेंटर जो कि अहमदाबाद गांधीनगर में अब ऑपरेशनल है, ये एक बड़ा फिनटेक बनकर निकलेगा और इससे जुड़े
टैक्सेशन पॉलिसीज में भी क्लैरिटी है अब? जी जी, मुझे लगता है क्योंकि रेगुलेटरी और टैक्स के हिसाब से सरकार ने इसमें बहुत सारी सुविधाएं, जितनी मतलब मैं 100% तो नहीं कहूंगा, पर जितनी सुविधाएं वो दे सकते थे सरकार ने दी है। और इस बजट में जैसे उन्होंने कहा है कि आर्बिट्रेशन को प्रमोट करेंगे, जो सिंगापुर में बहुत सारे आर्बिट्रेशन होते हैं उसे गिफ्ट में प्रमोट करेंगे। या जी उन्होंने जो शिपिंग के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जो बेनिफिट दिए, इससे फिनटेक, फंड मैनेजमेंट जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग और बैक ऑफिस कंपनियां हैं, इससे सरकार ने अपनी तरफ से पूरा बूस्ट दिया है। और अब ये जी देखना है कि कितनी कंपनियां जैसे बड़े जगह बॉम्बे है, दिल्ली है या हांगकांग, सिंगापुर है, वहां से निकल के ये गिफ्ट में जाके अपने आप को इस्टेब्लिश कर दी। ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अहम फैक्टर है कि आप फिजिकली जाके वहां पे लोकेट करें। जी। आखिरी सवाल राजेश जी, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात है उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे समझें? 1% जी टीडीएस की बात भी है। ये एक बहुत ही आपने अच्छी बात बोली, ये बहुत जरूरी अमेंडमेंट है क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल जो निवेशक हैं, इंक्लूडिंग जो मध्यम वर्गीय या मिडिल मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स हैं, जी इन्होंने काफी पैसे डाले हैं क्रिप्टो करेंसी में। और जी उम्मीद तो यही थी कि गवर्नमेंट इस पर क्लैरिफाई करेगी। तो गवर्नमेंट ने कोई इसमें खास कंसेशन नहीं दिया है। जो मैक्सिमम एक तरह से कह सकते हैं कि टैक्स जो हो सकता है इसमें 30% टैक्स, और आपको कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके ऊपर टीडीएस भी होगा, और आप इसको अगर गिफ्ट करते हैं तो उस पर भी टैक्स होगा। तो जो मैक्सिमम हो सकता है कि एक तरह से गवर्नमेंट ने इसको टैक्स किया है। जी और एक नया जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन, जो बहुत सारे यस बड़े फिल्म पर्सनालिटीज या आर्ट यस की जो कंपनी है वो उन्होंने अपने इशू किए हैं, तो उस पर भी ये टैक्स लगाया गया है। पर अगर मैं पॉजिटिव साइड से इस पे देखूं, तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से कह रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में ना केवल क्रिप्टो एसेट्स बल्कि एनएफटी भी जी शामिल होगा? जी जी जी। जी। तो चलते चलते आप क्या विशेषण यूज करेंगे? ये ग्रोथ बजट है, अच्छा बजट है, कैसा बजट है? मैं कहूंगा कि ओवरऑल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेटली ग्रोथ बजट है, क्योंकि बहुत सारा जो प्रोत्साहन फोकस है वो इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। ओके ये मेरे हिसाब से ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है,